सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी ह्यूमन डिजीज है, बोले तो मानव के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, किसके कारण होते हैं, इन सबको आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप सबको पता है अपन ने सीईटी का जो बैच है, इस बैच को अपन ने स्टार्ट कर रखा है और आज का जो अपना लेक्चर है ये कौन सा है, अपना 4th नंबर का लेक्चर रहने वाला है, 4 नंबर का लेक्चर रहने वाला है। जितने भी लेक्चर आएंगे यहां नंबरिंग से आप देख लीजिएगा कि ये लेक्चर आपका कौन सा रहने वाला है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। जो आपकी साइंस है ये अपन स्टार्ट कर रखी है और इसके अंदर आज अपना कौन सा है, मानव रोग वाला जो अपना चैप्टर है, टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो आपके लिए चैनल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी सीईटी रहेगी इसकी कंप्लीट साइंस देखेंगे। इसके अलावा यदि और भी अपने साथ में टीचर वगैरह जुड़ जाते हैं तो अपन कंप्लीट जो आपकी सीईटी की तैयारी है इसी यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री रूप से करेंगे। इसके साथ साथ में यहां पर जितने भी आपके लेक्चर्स रहेंगे उसकी जो पीडीएफ रहेगी नोट्स की, वो कंप्लीट रूप से फ्री के अंदर आपको कहां मिलेगी, जो अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दाधीच ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से। इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको सीईटी के नोट्स है वो फ्री, मतलब फ्री नोट्स वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको सीईटी के साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपकी ह्यूमन डिजीज के अंदर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आखिरकार डिजीज क्या होती है। तो डिजीज की सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या हो जाती है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बस पता होना चाहिए कि डिजीज क्या होती है। तो डिजीज होती है, मान लीजिए आप एकदम हेल्थी है, मतलब एकदम स्वस्थ है, आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब अचानक ही आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, या बोले तो कोई ना कोई ऐसी चीज आपके शरीर के आ गई जिससे आप क्या हो गए, अनहेल्दी हो गए, बोले तो अस्वस्थ आप हो गए। यही चीज क्या कहलाती है, आपकी डिजीज कहलाती है। बोले तो अच्छे स्वास्थ्य में बाधा जो भी चीज बन जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी डिजीज कहलाती है, उसको अपन डिजीज कहते हैं। अब एक वर्ड आता है पैथोजन, कि आखिरकार पैथोजन क्या होते हैं। तो याद रखना पैथोजन ही वो होते हैं जो डिजीज, जो यहां पर अपन ने बात की थी ना कि बाधा बन जाती है, कोई ना कोई चीज क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। तो जो चीज बाधा बनेगी वो क्या होते हैं, आपके पैथोजन। एंड पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं, आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, आपके फंजाई भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपके प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, काफी चीजें हो सकती हैं जो आपके शरीर के अंदर क्या बन सकती है, बाधा बन सकती है। उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर 4 ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं पैथोलॉजी क्या होती है। तो याद रखना जो डिजीज होती है, इस डिजीज की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है। मतलब रोगों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। अब जो रोग कारक होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको एटियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही जो रोगों का प्रसार होता है, मतलब रोग एक दूसरे से दूसरे में, एक से दूसरे के अंदर, दूसरे से तीसरे में से फैलता है ना, तो रोग फैलने की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, एपिडेमियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अब रोग फैल गए तो रोग से बचना भी पड़ेगा, तो रोग से बचाव की जो स्टडी होती है उसको प्रोफाइलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर ये आ सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एजेंट क्या होते हैं ना, रोग कारक क्या होते हैं। तो रोग कारक क्या होते हैं, ये वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या कर लेते हैं, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, जिससे आपके अंदर क्या हो जाता है, डिजीज उत्पन्न हो जाती है, डिजीज क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए कि जो भी आपके एजेंट रहेंगे, रोग कारक रहेंगे, इनको शरीर तक ले जाने का जो काम करेगा वो कौन रहेगा, वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको जाना है, तो वहां आप किसके द्वारा जाएंगे, या तो बाइक के द्वारा जाएंगे, या कार के द्वारा जाएंगे, बस के द्वारा हो सकता है, ट्रेन के द्वारा आ सकता है, प्लेन के द्वारा हो सकता है। मतलब जिस भी तरीके से आप जाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई व्हीकल लग रहा होगा। तो यहां पर जो आपके व्हीकल होते हैं, वेक्टर होते हैं, वो आपके यही होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, जो भी हो, उनको क्या है दूसरी जगह से आपके शरीर में लेके आएंगे। तो जिसके थ्रू वो आएंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं।
इसके अलावा यहां पर भी आपके सामने 3 पॉइंट आ रहे होंगे, ये 3 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है आपका एपिडेमिक क्या होता है। तो एपिडेमिक क्या होता है, मान लीजिए एक ही रीजन होता है, उस रीजन के अंदर महामारी फैल गई है तो उसको क्या बोला जाता है, एपिडेमिक बोला जाता है। फिर आ जाता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर क्या पहुंच चुकी है, महामारी पहुंच चुकी है, उसको क्या बोला जाता है, पेंडेमिक बोला जाता है। फिर आ जाता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र तक ही वो महामारी क्या हो चुकी है, सीमित हो चुकी है, उसको क्या बोला जाता है, एंडेमिक के नाम से जाना जाता है। तो तीनों की डिफरेंस आपको पता चल गई होगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपकी डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि रोग आप जिस टाइम पे पैदा हुए थे, जन्म आपने लिया था, तो पहला तो क्या हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, मतलब आपके माता पिता द्वारा ही आपको क्या है, एक तरह से मान लीजिए विरासत में क्या मिल चुकी है, डिजीज मिल चुकी है। ऐसी डिजीज क्या कहलाती है, इनेट डिजीज कहलाती है, बोले तो जन्मजात रोग कहलाता है। दूसरा आ जाता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब हो गया कि भाई आपके माता पिता द्वारा तो आप एकदम स्वस्थ क्या किए थे, जन्म लिए थे, आपका बोन अच्छे से हो गया था, लेकिन दुनिया में जैसे ही आप आए तो दुनिया में अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, अलग अलग तरह के रसायन होते हैं, अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है, और कभी कभी सिगरेट पी के, शराब पी के अपन खुद ही क्या कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी डिजीज जो क्या होती है, जन्म लेने के बाद में आपने खुद ने क्या किए, एक्वायर किए, आपने खुद ने उस जमीन मतलब जो भी बीमारी थी उसको आमंत्रित किया कि भाई तू आके मेरे को लग जा, वो क्या होती है, आपकी एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा, इनेट डिजीज तो कौन सी होती है, जो जन्मजात होती है। जन्मजात कौन सी हो सकती है, जो आपकी आनुवांशिक बोले तो जेनेटिक डिजीज आपकी होती है। जबकि एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड होती है, ये दो तरह की हो सकती है। अब जो एक्वायर्ड डिजीज है ना, ये भी दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है कम्युनिकेबल, एक हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब हो गया कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर वो फैल सकती है, वो तो कौन सी आ जाती है, कम्युनिकेबल आ जाती है, जिसको संक्रामक रोग बोला जाता है, या कई बार इसको संक्रमित रोग भी बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है असंक्रामक रोग, बोले तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो आपके अंदर है तो वो डिजीज आप तक ही क्या होगी, सीमित रहेगी, वो डिजीज क्या कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाती है। इनको भी अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना डिजीज वाला, ये लेके चलिए 3 लेक्चर के अंदर आपका कंप्लीट रहेगा। कितने लगेंगे, तीन लेक्चर लगेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो डिजीज वाले चैप्टर के अंदर ही पूछे जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो चैप्टर है उसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड आपका चैप्टर है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका एक्वायर्ड था, यानी जो आपकी उपार्जित जो आपकी डिजीज थी, वो अभी अपन ने बात की थी कि 2 तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है कम्युनिकेबल, एक हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो क्या हो सकती है, एक से दूसरे के अंदर फैल सकती है। क्या फैल सकती है, एक से आप से मेरे में फैल गई, मेरे से किसी और में पहुंच गई, ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज किसके द्वारा हो सकती है, तो ये डिजीज आपके बैक्टीरिया भी फैला सकते हैं, आपके वायरस के द्वारा भी हो सकती है, प्रोटोजोन के द्वारा भी हो सकती है, फंजाई के द्वारा भी हो सकती है, आपके हेलमिंथेस के द्वारा भी हो सकती है। इन सबको 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या आ जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब डिजीज एक बार मेरे के अंदर होगी तो मेरे तक ही सीमित रहेगी, किसी दूसरे में मेरे कारण नहीं फैलेगी। वैसे फैल सकती है लेकिन मेरे कारण नहीं फैल सकती है। वो डिजीज किस में आ जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाती है। जैसे इसके अंदर कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, पैरालिसिस आ गया, यानी आपको लकवा वगैरह हो गया, या मान लीजिए कि आपके कोई ना कोई हार्मोन से, उन हार्मोन में किसी न किसी तरह की चेंजिंग आ गई, या आपने कुछ ऐसी चीज खा ली, ऐसी मतलब ऐसा पॉइजन खा लिया, या ऐसी चीज खा ली, ऐसी धातु खा ली, ऐसा पदार्थ खा लिया जिसके कारण वो डिजीज केवल आप तक ही है, आपसे किसी और में नहीं फैल सकती है। वो कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल। सबसे पहले अपन कम्युनिकेबल डिजीज पे फोकस करेंगे, उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे फोकस करेंगे। चलिए, तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर सबसे पहले आज अपन बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज कौन सी होती है। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज काफी ज्यादा होती है। 1 बाय 1 करके अपन सारी डिजीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके एक ट्रिक देखेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं टाइफाइड।
टाइफाइड की यदि अपन बात करें तो टाइफाइड का याद रखना एक नाम और होता है जिसको इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से या मियादी बुखार के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसको इंटेस्टाइनल फीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो आपका टाइफाइड होता है इसको इंटेस्टाइनल फीवर। तो मतलब यहां पर जो टाइफाइड होगा वो इन्फेक्टेड कौन से ऑर्गन को करेगा? आपके शरीर के, सीधी सी बात है, इंटेस्टाइन को करेगा। कौन से इंटेस्टाइन को? जो आपकी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसको किया जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि जो आपका टाइफाइड डिजीज होती है ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है, या फिर ये पूछ लेगा कि टाइफाइड होता है वो कौन फैलाते हैं? बैक्टीरिया फैलाते हैं, वायरस फैलाते हैं, हेलमिंथ्स फैलाते हैं, या फंगस फैलाते हैं? तो यह भी पता होना चाहिए कि आपके जो बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होता है, टाइफाइड को फैलाया जाता है। इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए अपन लास्ट में बात कर लेंगे कि टाइफाइड मतलब टाइफाइड क्या है, जो आपका बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। जितनी भी डिजीज होती है उनको एक ट्रिक में देख लेंगे, ताकि जिस दिन एग्जाम में हो उस दिन यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस ट्रिक के द्वारा पता लगा सको कि भाई कैसे अपन याद करेंगे। तो बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड किसके द्वारा फैलाया जाता है? आपके साल्मोनेला, जो आपका टाइफी बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा टाइफाइड फैलता है। अब ये कैसे फैलता है? यदि आपने मतलब मान लीजिए कि आपने कोई भी दूषित जल पी लिया है, कोई भी आपने भोजन कर लिया है, तो उसके कारण आपको टाइफाइड हो सकता है। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो याद रखना, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसको यह अफेक्ट करता है। इसीलिए तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से या मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, आंत प्रभावित होती है और जो बुखार होती है वो काफी लंबे समय तक रह सकती है। इसका जो इलाज होता है वो इलाज क्या होता है? टीएबी का बोले तो टाइफाइड ए एंड टाइफाइड बी की क्या लगाई जाती है? वैक्सीन लगाई जाती है। यदि बात करें कि टाइफाइड को पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको ज्यादातर याद रखने हैं। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद होना ही चाहिए। तो जितने भी मैं आप जैसे इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद में जो पॉइंट आपको एग्जाम के दिन पढ़ना है, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, उसको आप स्टार लगा लीजिएगा। पहला तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए, कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। जबकि इसका जो अफेक्टिव ऑर्गन होता है, अफेक्टेड ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है? आपकी छोटी आंत होती है। इसके साथ साथ में इसकी जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। मतलब टाइफाइड का पता कैसे लगेगा? जब आप विडाल टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए टाइफाइड से रिलेटेड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे और कौन सा है बैक्टीरिया से होने वाला? कोलेरा डिजीज है ना। कोलेरा को क्या बोला जाता है? हेजा। अब सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो हेजा होता है ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पहली चीज तो हेजा को किसके द्वारा फैलाई जाती है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। अब कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होना चाहिए। वो नाम क्या होता है? विब्रियो, जो आपका कोलेरी होता है, इसके द्वारा बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा हेजा फैलाया जाता है। और ये कैसा होता है? कोमा सेफ होता है। मतलब जो आपने कोमा देखी हो ना, आप जो कोमा लगाते हैं, इस कोमा के जैसा क्या होता है? ये आपका रहने वाला है। इसके साथ में ये किससे, मतलब इसके द्वारा क्या हो सकता है, मतलब कब ये फैलेगा? इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? जब आप वही चीज होगी, कोई भी दूषित जल पी लेते हैं या भोजन कर लेते हैं, उसके द्वारा हो सकता है। ये भी आपकी जो छोटी आंत रहेगी उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ में इसके सिम्टम क्या होते हैं कि आपको काफी ज्यादा वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, लूज मोशन हो जाते हैं, बोले तो डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको एसीवी लगानी पड़ती है, यानी एंटी कोलेरा वैक्सीन है, वो आपको लग जाती है, जिससे आप क्या हो सकते हैं? हेजा से बच सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपके शरीर के अंदर, क्वेश्चन ये आ सकता है कि यदि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो आप किस चीज का सेवन करेंगे? तो याद रखना, शरीर में यदि पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देता है? आपको ओआरएस का घोल देता है। और ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। बस इतना सा पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहला आ गया कि हैजा कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया का नाम है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और साथ में इसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो आपको पता होना चाहिए, और डिहाइड्रेशन के अंदर जो आपका ओआरएस का घोल होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगली डिजीज आ जाती है आपकी टिटनस। टिटनस की बात करें तो टिटनस का एक नाम और होता है लोकजू डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो टिटनस होता है यह भी बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। अब कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो याद रखना कोलेस्ट्रीडियम जो आपका टिटेने होता है इसके द्वारा यह फैलता है। ये जो कोलेस्ट्रीडियम टिटेने होता है ये क्या होता है, जो आपकी मिट्टी होता है उसके अंदर परमानेंट, अभी भी आप मिट्टी के अंदर देखोगे तो आपकी मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तभी तो यह बोला जाता है कि यदि आपका मान लीजिए कहीं पर भी एक्सीडेंट हो गया, मतलब आप थोड़े बहुत आप मतलब सड़क पे चल रहे थे, गिर गए, थोड़ी सी आपके चोट आ गई, या मान लीजिए मिट्टी में बिना चप्पल के आप चल रहे थे, कोई ऐसी पिन मान लीजिए, या कोई लोहे की, मतलब कोई भी लोहा जंग लगा हुआ लोहा है उससे यदि आपको लग जाती है तो आपको टिटनस का इंजेक्शन है लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, मिट्टी में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपको सारी जगह देखने को मिलता है। इसलिए कौन सा बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रीडियम टिटने, और ये टिटने के लिए क्या होता है, टिटनस होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यदि आप टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, एक तरह से टिटनस ये मान लीजिए आपको धीरे धीरे क्या देता है, आपको मौत देता है। क्योंकि टिटनस का अभी तक कंप्लीट रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी इलाज नहीं है। यदि आपको एक बार टिटनस हो गया तो इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है, डेथ क्या होती है, निश्चित होती है। इसलिए यदि आपके थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, और देखिए इसका जो टिटनस की जो वैक्सीन लगती है, जो इंजेक्शन लगता है, इसका लगभग 4 महीने 5 महीने तक असर रहता है। यदि आपने आज लगा लिया, बीच में आप 2-4 बार गिर गए, तो फिर से आपको लगाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि 4-5 महीने तक क्या रहता है, इसकी एक तरह से मान लीजिए एंटीबॉडी अपने शरीर में रहती है। और यदि साल भर से लगभग ज्यादा हो जाता है और आपने टिटनस नहीं लगवाया है, ये देखिए लग जाती है आपके शरीर पर चोट तो लगवाइए, अदरवाइज कोई नहीं। बाकी काफी लोग हैं वो नहीं लगाते। देखिए जिसको होना होता है उसको डिजीज हो जाती है, नहीं होना होता उसको नहीं होती है, बस सुविधा अपने हाथ में। अब बात कर लेते हैं अपन सिम्टम की कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये सबसे पहले जो आपका मस्कुलर सिस्टम होता है, बोले तो जो आपका मांसपेशीय तंत्र होता है ना, उसको सबसे पहले क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ये सबसे चीज इंपॉर्टेंट है। और मांसपेशी ऑर्गन में भी सबसे पहले जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको प्रभावित करता है। और इसके अंदर क्या होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये कैसी होती है, धनुष आकार की हो जाती है। रीढ़ की हड्डी आपकी कैसी हो जाती है, धनुष आकार की रीढ़ की हड्डी आपकी हो जाती है। इसके अलावा जो जबड़ा होता है, उस जबड़े पर भी ये सबसे पहले क्या करता है, आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब हो गया कि सबसे पहले क्या करेगा, ये आपका जो जबड़ा रहता है ना, इस जबड़े को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। जबड़े को लॉक कर दिया तो सीधी सी बात है, आप सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। रीढ़ की हड्डी को क्या कर देता है, एक तरह से फोल्ड कर देता है। जैसे आपने धनुष देखी होगी ना, या आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इस तरह से ये आपकी रीढ़ की हड्डी को क्या कर देता है, बना देता है। तो ये डिजीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, डीपीटी का क्या लगाया जाता है, इसमें टीका लगाया जाता है। डीपीटी का टीका का मतलब हो गया, डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, पी फॉर पर्टुसिस हो गया, एंड टी फॉर क्या जाता है, टिटनस आ जाता है। मतलब इन 3 चीजों का क्या होता है, एक साथ में क्या कर दिया जाता है, इलाज कर दिया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक इसके अलावा एक और लगाया जाता है जिसको बोला जाता है टेटवेक या एटीएस, बोले तो एंटी टॉक्साइड सीरम का टीका है। ये टीका भी लगाया जाता है। जिस तरह से आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ना, इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाती है, और जो आपके जबड़े होते हैं, इस जबड़े को क्या कर देता है, ये वायरस आपका लॉक कर देता है। इसके अंदर अपन बात करें तो मेन चीज पहले तो आपको यह पता रखना है कि जो टिटनस होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम जो आपकी टिटनी होती है इसके द्वारा। और इसके जो सिम्टम है ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी या बोलो तो मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको ये सबसे पहले इफेक्ट करता है। इसके साथ में जो इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर
आगे जो आपकी डिजीज आ जाती है उसका नाम आ जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की बात करें तो जो आपका डिप्थीरिया होता है इसको गलघोटू डिजीज के नाम से या गलघोटू रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है और जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसको कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसका सिम्पटम क्या होता है, इसके सिम्पटम से आपको पता चल जाएगी एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जब आप अपना मुंह खोलोगे तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहां पे आपकी क्या होती है, लेरिंग्स लटकी हुई मतलब लटकी हुई रहती है। अब यहां पर ये जो घंटी लटकी रहती है इसके जस्ट आगे आपको पता है कि नाक से जो पूरी की पूरी जो हवा जाती है वो वहां पे क्या होते हैं, छेद होते हैं, वहां से क्या जाती है, ऑक्सीजन आपके आराम से जाती है। अब ये उसी जगह पे क्या कर लेती है, एक तरह से मान लीजिए एक वॉल का, एक झिल्ली का क्या कर देती है, बैक्टीरिया क्या बना लेती है, अपनी खुद की एक परत बना लेती है। अब ये खुद की क्या बना लेगी, परत बना लेगी, तो जो ऑक्सीजन रहेगी वो आपके नाक से आराम से नहीं जा पाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने मेरा क्या घोट दिया है, गला घोट दिया है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गलघोटू के नाम से इसको जाना जाता है, डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या होता है, सिक परीक्षण के नाम से, मतलब सिक जो टेस्ट होता है उसके द्वारा इस डिजीज का पता लगाया जा सकता है। वही हो गया कि इसका इलाज क्या होता है, इसके अंदर ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड आपका टिटनेस। तीनों, एक इंजेक्शन लगेगा, एक वैक्सीन लगेगी, तीनों की तीनों डिजीज के लिए ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, पहली चीज तो ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसके अलावा कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, और साथ में इसकी जो जांच होती है, इसका जो इलाज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा आ जाता है पर्टुसिस डिजीज। पर्टुसिस डिजीज की बात करें तो इसको काली खांसी या वोपिंग कफ के नाम से, या बोले तो कुखर खांसी के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसका नाम होता है बर्टेला पर्टुसिस, उस बैक्टीरिया का नाम रहेगा। यदि इसके सिम्पटम की बात करें तो इसके अंदर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बिना रुके लगातार खांसी, और उसकी जो खांसी आती है उसके अंदर से हूप की क्या आती है, ध्वनि आती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ये क्या करता है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है बर्टेला पर्टुसिस, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, बच्चों को करता है। बच्चों के अंदर ही ये जो कुकर खांसी है ये आपको देखने को मिलती है। इसका भी इलाज वही आ जाता है, डीपीटी का क्या लगाया जाता है, इसमें टीका लगाया जाता है। इसके अंदर बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो बैक्टीरिया होता है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा पर्टुसिस डिजीज होती है, और इसका जो इलाज है वो पता होना चाहिए, और थोड़ा सा इसका जो अदर नेम है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज पता होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कंप्लीट जो आपके सीईटी साइंस के नोट्स रहेंगे ये कंप्लीट आपको प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला आ जाता है टीबी। जो टीबी होता है इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो ट्यूबरक्लोरोसिस डिजीज के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सबसे पहले उसका नाम देख लीजिए, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा आपको टीबी हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेफ पूछी जाए तो रोड सेफ क्या होती है, इसकी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्लूरिसी डिजीज के नाम से भी टीबी को जाना जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। प्लूरिसी डिजीज होता है, इसी को क्या बोला जाता है, टीबी के नाम से जाना जाता है। अब यदि अपन बात करते हैं कि टीबी के अंदर कौन सा जो आपका ऑर्गन होता है वो अफेक्ट होता है, तो याद रखना टीबी के अंदर जो आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आपके अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये किसके द्वारा फैलता है, याद रखिएगा टीबी होता है ये एक रोगी से दूसरी रोगी के अंदर आपका फैलने के इसके भी चांसेस हो सकते हैं, फैल सकता है ये। इसके अलावा यदि इसके सिम्पटम की बात करें तो इससे क्या होता है, शरीर का, पहली चीज तो क्या होगी, शरीर का जो वेट रहेगा, वजन रहेगा, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। साथ में शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। साथ में इसमें क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो आपको फेफड़े प्रभावित है तो थोड़ा तो आपको खांसी आएगी, खांसी के साथ में क्या आता है, बलगम आता है। इसके अलावा यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके इलाज के अंदर क्या लगाया जाता है, बीसीजी का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, बोले तो बेसिलस
केलमेट जो गुएरिन होता है इसका क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। साथ में डोट्स थेरेपी दी जाती है। डोट्स का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स आपको ये दिया जाता है। मतलब इसका एक तरह से ये मान लीजिए कि कंप्लीट रूप से आपको थोड़े थोड़े मतलब जो आपको पहले ऑब्जर्व किया जाएगा कि पहले आपको दवाई दे दी थोड़े दिनों के लिए, जैसे 7 दिन का आपको कोर्स दे दिया, उसके बाद में देखा जाता है कि वो कोर्स जो 7 दिन की मेडिसिन दी है वो आप पे कितनी असर करी है। फिर आपको लगता है कि नहीं से थोड़ा नेगेटिव असर हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, तो उसका डोज जो साल्ट होते हैं, जो आपकी मेडिसिन होती है, वो चेंज कर करके भी क्या किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है जो आपकी टीबी होती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टीबी होती है, इस टीबी की जो जांच होती है उस जिस टेस्ट के द्वारा होती है उसको मॉन्टेक्स जो आपका परीक्षण होता है वो इसको बोला जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहली चीज तो आपको टीबी में ये याद रखना है कि जो आपका टीबी है इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लूरिसिस डिजीज के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसके साथ में जिस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो आपके फेफड़े को अफेक्ट करता है। इसके साथ में इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। पहले तो बीसीजी का वैक्सीन लगती है, टीका लग सकता है, या डोट्स थेरेपी के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। या इसके अलावा बोले तो इसकी जो जांच होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो जांच होती है इसको मोन्टोक से जो आपका टेस्ट है उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आपको टीबी या क्षय रोग है या नहीं। इसके अलावा थोड़ा सा जीके की अपन बात करें, उसमें अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि जो टीबी है, जो आपका WHO है, वर्ल्ड स्वास्थ्य जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पूरी दुनिया को अपन क्या कर देंगे, टीबी से मुक्त कर देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने यह लक्ष्य 2025 के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अपना जो इंडिया है ये क्या हो चुका है, टीबी से मुक्त हो चुका है 2025 में। तो ये दो डेटा है, ये दो डेटा बस थोड़े से आपको याद होने चाहिए। ये अपन ने किसके बारे में देख लिया, टीबी। अब अपन बात कर लेते हैं गोनेरिया डिसीज के बारे में, या जिसको सुजाक रोग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली चीज है गोनेरिया जो आपकी डिजीज होती है, ये डिजीज याद रखना जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है उसको क्या बोला जाता है, नाइसेरिया गोनेरिया के नाम से इस बैक्टीरिया को जाना जाता है। ये एक तरह की एसटीडी डिजीज होती है। बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेज क्या होती है, ये आपकी डिजीज होती है। बोले तो जो असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं उससे क्या हो सकती है, आपको गोनेरिया नामक डिजीज है, ये डिजीज आपको हो सकती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये प्रभावित किसको करेगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेंगे, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, जननांग रहेंगे, उनको प्रभावित करता है। और साथ में जो आपका मूत्र मार्ग होता है उसको क्या कर देता है, ये आपका इफेक्ट कर देता है। फिर आ जाता है सिफिलिस रोग। जो आपका सिफिलिस डिजीज होती है ये क्या करता है, जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उस बैक्टीरिया को ट्रोपेनिमा पैलिडम के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक तरह की एसटीडी आपकी क्या होती है, डिजीज होती है। बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेज आपकी क्या होती है, ये डिजीज होती है। इसके भी सिम्टम यही होते हैं कि ये आपके जो जननांग होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ में इससे क्या हो जाता है, पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल कलर के क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और साथ में आपको क्या हो सकती है, बुखार हो सकते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों डिजीज है ये क्या होते हैं, असुरक्षित जो यौन संबंध होते हैं उसके कारण ये दोनों की दोनों डिजीज हो सकती हैं। इसके अंदर बस मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो गोनेरिया डिजीज होती है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और ये एक तरह की एसटीडी डिजीज होती है। फिर ऐसे ही जो सिफिलिस डिजीज होती है ये भी कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये भी आपकी क्या होती है, एसटीडी आपकी डिजीज होती है। और दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, जो आपके जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अगली डिजीज है वो आपकी कौन सी आ जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली प्लेग डिजीज आ जाती है। जो प्लेग डिजीज होती है इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि प्लेग डिजीज होती है ये किसके द्वारा होती है। तो आपको यह याद रखना है जिस बैक्टीरिया के द्वारा होगी उस बैक्टीरिया का नाम है यारसेनिया पेस्टिस। कौन सा होता है, यारसेनिया पेस्टिस होता है, या इसको पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आपको ये पूछ लिया जाता है प्लेग डिजीज किसके कारण होती है, तो वो डायरेक्ट दिमाग कहां पे जाता है कि प्लेग तो किसके द्वारा होती है, चूहे के।
चूहा याद रखना यहां पर एक वेक्टर का काम करता है, एक वाहक का काम करता है। तो यहां पर रोग वाहक कौन होगा प्लेग डिजीज के अंदर? आपका चूहा होगा। और चूहे की जो लार रहेगी उस लार के अंदर क्या होता है? पीसू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पीसू प्रेजेंट होता है, या बोले तो जेनोप्सिला होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा क्या हो जाती है? आपकी प्लेग डिजीज हो जाती है। बस मेन आपको चीज इतनी याद रखनी है, ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जो प्लेग डिजीज है ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है, बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना है। इसके द्वारा ये पूछ लिया जाए कि प्लेग डिजीज के अंदर वाहक कौन होता है, तो ओनली फॉर आपको किसका नाम याद रखना है? मिकी माउस का याद रखना है, चूहे का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो इसका सिम्टम होता है आपको तेज क्या आ जाएगी? फीवर हो जाएगी, और आपके शरीर पर पीले रंग के क्या हो जाते हैं? धब्बे हो जाते हैं, चकते आपके शरीर के ऊपर हो जाते हैं। ये आ जाती है आपकी प्लेग डिजीज। अगला आ जाता है आपका कुष्ठ रोग आ जाता है, जिसको लेप्रोसी आपके डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो आपकी कुष्ठ डिजीज होती है, याद रखना इसका एक नाम और है जिसको हैंसेन डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं। ये जिस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं उस बैक्टीरिया का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रे होता है, इसके द्वारा ये आपके डिजीज हो सकती है। इस डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम क्या होते हैं? जो आपकी त्वचा होती है, स्किन होती है, सबसे पहले ये प्रभावित होती है, और इसके साथ साथ में कोशिका के जो उत्तक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। मतलब जो आपके टिश्यू होते हैं वो टिश्यू क्या होने लग जाते हैं? आपके डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जैसे आप यहां डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं। टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे तो सीधी सी बात है कि आपके कुछ ना कुछ जो मतलब अंगुलियां मान लीजिए, तो आपके हाथों की, पैरों की, ये थोड़े से क्या हो जाते हैं? इस तरह से आपके हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या आ जाती है? कुबड़ आ जाती है, और जो हाथ की अंगुलियां होती है ये आपकी मुड़ जाती है। आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। यदि इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज सीधा सा है कि आपको मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, एमडीटी दिया जाता है। बोले तो अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं, क्योंकि दवाइयों में अलग अलग तरह के क्या होते हैं? साल्ट होते हैं, बोले तो ड्रग होते हैं, तो अलग अलग तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के द्वारा यही इसका इलाज है। बस मेन आपको इसका जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का याद नाम रखना है। चलिए, अगला आ जाता है न्यूमोनिया। जो आपका न्यूमोनिया होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है। जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, याद रखना, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये होते हैं। ये क्या होते हैं? इसके परिवार के क्या होते हैं? एक तरह से मान लीजिए एक ही फैमिली के सदस्य हैं, जिनका सबका ही मेन मकसद क्या होता है? आपको निमोनिया देने का होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ज्यादातर आपको डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। तो बैक्टीरिया का नाम आपको पता चल गया होगा। दूसरी चीज, ये जो निमोनिया होता है ये आपके शरीर के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है? सबसे पहले ये आपका इफेक्ट करता है। या एक तरह से बोले तो जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मतलब आप पूरा का पूरा डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर एलोलाई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनके अंदर क्या कर देता है? एक तरह से मान लीजिए पानी भर देता है, एक तरह से लिक्विड भर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूमोनिया डिजीज बोला जाता है। अब ज्यादातर आपने अभी तक यही चीज देखी होगी, अभी तक अपन ने जितनी भी डिजीज पढ़ी है बैक्टीरिया से रिलेटेड, सबके अंदर आपने देखा होगा अपन ज्यादातर किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो ठीक ऐसे ही निमोनिया का ट्रीटमेंट भी क्या होता है? एंटीबायोटिक्स के द्वारा अपन इसका इलाज होता है। तो ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीज में किसका यूज किया जाता है? जो एंटीबायोटिक्स होता है, इन्हीं का क्या करते हैं अपन? यूज करते हैं। तो निमोनिया के अंदर अपन ने बात कर ली, निमोनिया में बात कर ली कि अपन को क्या करना है, मतलब निमोनिया का बैक्टीरिया का नाम याद रखना है और साथ में कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट करना है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये तो अपन ने बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज देख ली। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपके हेलमंथीज है, हेलमंथीज से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है? हेलमंथीज बोले तो कृमि से होने वाले। सबसे पहले आ जाता है हाथी पांव रोग। तो जो हाथी पांव रोग होता है इसको फिल पांव डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, या फाइलेरिया या एंटी एलिफेंटिस डिजीज के नाम से भी अपन इसको
जान सकते हैं। एलिफेंटेसिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, हाथी हाथी का मतलब जैसे हाथी का पांव होता है ना, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक छोटे से मच्छर ने काटा है, उस मच्छर के कारण देख लीजिए आपका एक पांव का कैसा हो जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव डिजीज बोला जाता है। ये जिस वर्म के द्वारा होता है, जिस कृमि के द्वारा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। वुचेरिया बेनक्राफ्टी नामक जो आपका हेलमंथीज होता है, वोम होता है, इस वोम के कारण आपको हाथी पांव डिजीज हो सकती है। अब ये वोम कैसे पहुंचेगा? तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई वेक्टर का यूज करेगा, किसी न किसी संसाधन का यूज करेगा, तो ये एक मच्छर का यूज करेगा। उस मच्छर का नाम आपको याद रखना है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। जो आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, वो क्या करती है, हाथी पांव डिजीज फैलाने का काम करती है, एज ए वेक्टर का काम करती है। पहली चीज तो आपको ये इसमें पता रखनी है, हाथी पांव डिजीज एक वोम के द्वारा, एक कृमि के द्वारा होने वाली डिजीज होती है, और जिस कृमि के द्वारा होती है उसको वुचेरिया बेनक्राफ्टी के नाम से जाना जाता है। ये तो वोम होगी। अब ये जिसके द्वारा फैलेगा, तो उस वेक्टर का नाम आपको याद रखना है, मादा क्यूलेक्स जो आपका मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलती है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण के, इसके सिम्टम के। तो सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले तो जो आपकी टांगे होती हैं, यानी जो आपके पैर होते हैं, एंड जो आपके जन्नांग होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट होते हैं, इनको क्या करता है, सबसे पहले ये सुझा देता है। मतलब इनमें क्या आ जाती है, आपकी स्वेलिंग आ जाती है। साथ में जो आपके वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, यानी जो आपकी मेमरी ग्लैंड्स होती है, उनके अंदर भी क्या आ जाती है, इससे स्वेलिंग आ जाती है। ये 2 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। अगला बात कर लेते हैं नारू वाला रोग, या इसको गिनी कृमि डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जो नारू रोग होता है, याद रखना, ये भी एक कृमि से होने वाली डिजीज होती है। जिस कृमि के द्वारा होगी उसको क्या बोलेंगे, ड्रेकोनकुलस नामक जो आपका कृमि होता है, हेलमंथीस होता है, उसके द्वारा ये डिजीज होती है। बस इतना सा आपको ये इसमें याद रखना है। थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए इसके सिम्टम क्या होते हैं। पेट में दर्द होगा, घाव हो जाएगा, या बोले तो फोड़ा हो जाएगा, या बोले तो फोड़ों से एक दूसरा जो आपका कृमि रहेगा, ये कृमि क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर आ जाता है एस्केरेसियासिस। जो एस्केरियासिस होता है आपका, ये एस्केरियासिस भी क्या होता है, एक तरह से आपके कृमि के द्वारा फैलता है ना, वोम के द्वारा फैलता है। जिस वोम का नाम क्या होता है, एनकेरिस लुम्ब्रिकोइडिस, जो आपका वोम होता है, इस वोम के द्वारा एस्केराइसिस जो आपकी डिजीज होती है, ये डिजीज आपकी फैलती है। और ये कृमि कैसा होता है, राउंड वोम, राउंड शेप का यह आपका होता है। इसके भी सिम्टम क्या होते हैं, उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द, और जो आपका मल होता है, जो आपका स्टूल होता है, उस स्टूल में क्या निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं। मेन आपको इन दोनों के अंदर जो बैक्टीरिया के नाम, सॉरी जो वोम्स के नाम है, इन वोम्स के नाम आपको याद रखने हैं। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। अब अगला आ जाता है कि जो आपके फंगस होते हैं, इनसे होने वाली डिजीज कौन सी होती है। तो फंगल जो आपकी डिजीज है, उसके अंदर सबसे पहले तो आ जाती है एथलीट फूट डिजीज। एथलीट फूट डिजीज का मतलब हो जाती है कि जो आपने कई बार आप देखते हैं कि आपने गिले सोक्स आप पहन लेते हैं, जो भी पहन लेते हैं, तो एक तरह से दाग हो जाते हैं आपके पांवों के अंदर। तो एक तरह से ये वही होती है जो किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। कौन से कवक के द्वारा होती है, आपका ट्राइकोफाइटोन जो आपका कवक होता है उसके द्वारा होती है। बस इसके नाम आपको याद रखने हैं इसमें। फिर दूसरा आ जाता है आपका प्लेगनेस, बोले तो आपका गंजापन। तो जो गंजापन होता है वो एक्चुअल में जो आप जिसको आप हेयर फॉल बोल देते हैं कि काफी ज्यादा हेयर फॉल होकर इंसान गंजा हो जाता है, तो वो गंजा एक्चुअल के अंदर किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। यदि आपके शरीर में काफी ज्यादा फंगस लग जाती है, उस फंगस का नाम याद रखना है टीनिया कैपिटलिस, जो आपका फंगस होता है, इसके द्वारा क्या हो सकता है, गंजापन हो सकता है। दूसरा आ जाता है खाज एंड खुजली। जो खाज एंड जो खुजली होती है, वो जिस कवक के द्वारा, जिस फंगस के द्वारा होती है, उसको एस्केरिस स्केबीज के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है रिंगवॉर्म, या जो दाद होता है, ये भी एक कवक के द्वारा होता है, और उस कवक का नाम है माइक्रोस्पोरम, या बोले तो ट्राइकोफाइटोन के नाम से ये आपका हो जाता है कवक के द्वारा। दूसरा आ जाता है ब्लैक फंगस। ये भी कवक के द्वारा होने वाली डिजीज होती है, जिसको म्यूकर माइकोसिस के नाम से अपन जानते हैं। इसे बैक्टीरिया, इसे फंगस का नाम ये हो जाता है। तो फंगस से होने वाली इतनी सी जो डिजीज है, इन डिजीज का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये अपन ने फंगस से होने वाली डिजीज बात कर ली। अपन ने एक तो देखी थी इनेट डिजीज,
एक अपन ने क्या देखी थी, एक्वायर्ड। इनेट को एक बार थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन आए थे एक्वायर्ड डिजीज में। एक्वायर्ड डिजीज में अपन ने बात की थी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज वो थी जिससे क्या हो जाता है, आप एक आदमी से दूसरे इंसान में बोले तो फैल सकती है बीमारी, जबकि नॉन कम्युनिकेबल में एक इंसान तक ही स्थिर रहती है, दूसरे में नहीं फैलती है। वो इंसान नहीं फैला सकता, वैसे फैल सकती है। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अपन ने आज क्या देख लिया, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है उस डिजीज को देख लिया, कवक से होने वाली डिजीज है इस डिजीज को देख लिया, एंड जो आपके हेलमंथीज बोले तो कृमि से होने वाली डिजीज है इन डिजीज को देख लिया। बोले तो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपके वायरस से होने वाली एंड प्रोटोजोवा से होने वाली डिजीज बच जाती है, जिनको अपन जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं, देखिए जब भी अपने ये सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में मैं इन सब के साथ में आपको क्या बता दूंगा, एक ट्रिक बता दूंगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि हर लोग, देखिए मैं जो ट्रिक बताऊंगा क्या पता आपको वो ट्रिक याद रहे या ना रहे। तो यदि आपने पहले भी कहीं और से पढ़ी है और आपको यदि ट्रिक पता है किसकी, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली जो डिजीज है उस कंप्लीट डिजीज की यदि ट्रिक आपको पता है, अभी जितने भी मैंने बताए सारे कवर हो जाने चाहिए। ठीक ऐसे ही वायरस से होने वाले, प्रोटोजोवा से होने वाले, कवक से होने वाले, हेलमिंथेस से होने वाले, इनकी यदि आपको ट्रिक पता है तो ये ट्रिक आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो देखते हैं कि किसका कमेंट आता है और कितने लोगों का जो कमेंट होता है उस कमेंट को लोग पसंद करते हैं। कि अपन को बस ये देखना है कि कितने, मतलब कौन सबसे आसान जो ट्रिक है वो ट्रिक इनकी बना सकता है। तो चलिए फिर अगला जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में बाकी की चीजें अपन देख लेंगे। और आप सबको पता है कि जो भी अपन यहां पर पढ़ेंगे पूरा का पूरा सीईटी का, उसके जो नोट्स रहेंगे वो आपको कहां मिल जाएंगे, जो अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दाधीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करके फ्री नोट्स वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे वहां पर सीईटी के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये और भी सोशल मीडिया है, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप यहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।